स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में और शुरू करते हैं आज का किस्सा। आज का किस्सा है केरल के गांव का और दो दोस्तों का जिनका सामना हुआ एक ऐसी भयानक प्रेत आत्मा से जिसके बारे में जिंदगी में शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर एक के लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, लेकिन इतना खौफनाक उतार चढ़ाव आया इनकी जिंदगी में। किस्सा है रमन और समीर का। दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। बेसिकली ये बेंगलुरु में रहते हैं। अब जो समीर है वो दिल्ली का रहने वाला है। समीर के मुताबिक भाई उसने तो सारी उम्र में शायद ही कभी गांव का रुख किया होगा। अब जो वहीं पर रमन है, रमन रहता है केरला में, और केरला में जो उसका गांव है, हमेशा जो केरला की बातें करता रहता है रमन, उसके खूबसूरती की, खास तौर पर उसके गांव की खूबसूरती की। अब समीर और रमन को तकरीबन 4 साल हो चुके हैं दोस्ती में। हर साल रमन एक खास दिनों में अपने गांव की ओर जाता है, काफी दिनों के लिए, तकरीबन 10 से 12 दिनों की छुट्टी लेकर जाता है। वैसे तो वो जब इनकी दोस्ती इतनी पक्की नहीं थी, या यूं कहें कि सिर्फ एक जान पहचान तक सीमित थी, तो रमन गाहे बगाहे कह देता था कि भाई तू भी कभी साथ चलना। अब समीर भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, वो भी अपने कामों में मसरूफ होता था। लेकिन इस बार शायद उनका जो प्लान था वो बन ही गया। हर बार की तरह रमन इस बार उससे पूछता है समीर से, लेकिन इस बार थोड़े से हक से, क्योंकि इनकी दोस्ती अब काफ़ी पक्की हो चुकी थी, भाईचारे वाला काम सब हो चुका था। इसलिए फिर अब रमन थोड़ा सा समीर को जोर दे के कहता है कि भाई बात ऐसी है कि इस बार तू चल। अब समीर जो है वो शुरू में कुछ आनाकानी तो करता है कि भाई यार तुझे भी पता है छुट्टी मिले ना मिले। रमन कहता है कि भाई छुट्टी तो मिल ही जाएगी, एनुअल लीव है, ले लेंगे। समीर फिर कहता है आनाकानी कि भाई रहने देते हैं। अब फिर रमन बताता है वो गांव में जाने का मेन मकसद, कि वो खास दिनों में उस गांव में क्यों जाता है। समीर को रमन कहता है कि भाई उन खास दिनों में हमारे गांव में एक तरह का अनुष्ठान होता है, एक तरह का मेला टाइप लगता है, जहां पर रोज लगभग रात को पार्टी होती है। और पार्टी वैसी वैसी नहीं, मिलेगी अच्छी दारू, साथ के साथ ही नॉन वेज भी। अब जब रमन कुछ झलकियां बताता है अपने गांव की उस मेले की, और उस मेले में जो भी किसी तरीके के रिचुअल्स होते हैं और उसके अलावा खाने पीने का होता है, तो समीर का मन भी करने लग पड़ता है। ये दोनों नॉनवेज और ड्रिंक वगैरह करने के काफ़ी शौकीन थे। समीर सोचता है कुछ समय और फिर कहता है कि चल यार भाई बना ही लेते हैं इस बार प्रोग्राम, देखते हैं कि गाँव की खूबसूरती कितनी है। रमन कहता है कि भाई खूबसूरती इतनी है कि तेरी बस आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। वहीं शायद इन दोनों को ये नहीं पता कि उसके बाद जो खौफनाक इनके साथ होना था, इसके बारे में तो समीर को तो शायद पता ही नहीं होगा, लेकिन रमन ने कभी इस चीज़ के बारे में सोचा तक नहीं होगा। अब दोनों छुट्टी लेकर चल पड़ते हैं गांव की ओर। गांव में जाते हैं। जब समीर गांव देखता है तो फिर उसको एहसास होता है अपनी गलती का, कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती क्या थी कि पिछले 3 सालों से रमन उसको कहता रहता था कि भाई आजा आजा, लेकिन आज वो जब गांव की खूबसूरती देख रहा था, हरियाली देख रहा था, और वहाँ के बड़े ही छोटे छोटे लेकिन सुंदर घर, तो फिर वो कोस रहा था कि भाई मुझे पहले क्यों नहीं आ जाना चाहिए था। खैर, अब वो इस मौके को पूरी तरीके से भुनाना चाहता था, और जो रमन थे उसके कुछ दोस्त भी थे साथ में, जो गांव के ही रहने वाले थे, और उनके साथ समीर की भी मित्रता कराई। प्लान बनाने लग पड़े कि भाई ऐसा करेंगे, हम पहले 2 दिन जो है मेले में शाम को घूमे फिरेंगे, अपना एंजॉय करेंगे पूरा, ठीक है भाई। इसके अलावा फिर हम सारा जो भी चकाचौंध समीर भाई को दिखाएंगे। उसके बाद हम तीसरे दिन इस गांव से कुछ 15 किलोमीटर दूर जंगल में नदी जहां से बहती है, वहां पर एक हमने जगह ढूंढी है भाई, बड़ी ही सुनसान, बड़ी ही शांत जगह। वहां पर करेंगे हम कैंपिंग। हालांकि अभी जो दिन थे बहुत ज़्यादा सर्द हुए नहीं थे, लेकिन बारिशें थी। बारिशों की वजह से तो आमतौर पर जो दिन में गर्मी थी वो कम हो जाती थी, और रात को तो ठंड बढ़ जाती थी अगर बारिश हो जाए। तो जो ये दिन चल रहे थे, इन दिन में बारिशें पड़ रही थी। अब ये समीर इमेजिन कर रहा था कि भाई क्या नज़ारा होगा, जंगल के बीच में हो रही है कैंपिंग, ऊपर से अगर बारिश हो जाए, आग तो बुझ जाएगी, लेकिन कैंप के बीच में जब हम बारिश की एंजॉय करेंगे, बारिश को, साथ में नदी बह रही होगी, क्या बात है। वैसे भी अभी चाहे बारिशें पड़ रही हैं लेकिन गर्मी तो है, हम तो खूब नहाएंगे। तो समीर और रमन बेंगलोर में आमतौर पर जब ये गर्मियाँ होती थी तो स्विमिंग पूल में जाते रहते थे। दोनों को अच्छी तरीके से तैरना भी आता था।
तो किसी तरीके की कोई दिक्कत होने नहीं वाली थी। और यहाँ तक रही जो गाँव के बाकी 4-5 लड़के थे, वो भी अच्छे तैराक थे, तो भाई ये सबने सोचा कि पूरा एन्जॉय करेंगे, नॉन-वेज वगैरह साथ में लेके जाते हैं, बियर लेके जाते हैं, दारू लेके जाते हैं, पूरा अपना बंदोबस्त करके जाते हैं। अब जैसे 2 दिन का जो इनका ख़त्म होता है सिस्टम, वहाँ से गाँव का अब ये शुरू होते हैं, जाना शुरू करते हैं उसकी तरफ, जैसा मैंने कहा था उस जंगल की तरफ, जो गाँव से कुछ किलोमीटर दूर था। अब उस इलाके में बेसिकली बाइक ही जा सकती थी, गाड़ी तो जा नहीं सकती थी, तो ये बाइक से जाते हैं। अपनी बाइक पर जाते हैं, 3-4 बाइक जितनी भी थी, और उसके बाद फिर ये पहुँचते हैं अपने उस डेस्टिनेशन पर जहाँ पर इन्होंने पहले सोचा था कि यहाँ पर हम अपना सिस्टम सारा करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। जब ये वहाँ पर पहुँचे ना, तो हल्की-हल्की शाम होनी शुरू हो चुकी थी। यानी कि कुछ होगा 4 या साढ़े 4 बजे के आसपास का टाइम। अब जो वहाँ का मौसम था, वहाँ का जो माहौल था, वो पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ था। काले-काले बादल गरज रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ ही देर में बारिश होगी और बहुत तेज़ होगी। लेकिन इसके बावजूद भी फिर भी ये सोच रहे थे कि भई हम आग तो जलाएँगे, बुझ जाएगी अलग बात है, और कुछ लकड़ियाँ हैं जो लेकर हम टेंट के बीच में रख देंगे, जो सूखी रहेंगी, और जब बारिश खत्म होगी और उसके बाद फिर हम आग जलाएँगे। इसके अलावा उन्होंने थोड़े से ऊंचे टीले की ओर अपना टेंट जो है वो बनाया था, ताकि बारिश का पानी वहां तक ना पहुंच सके, और जो नदी है वो भी अगर थोड़ा सा उफान लेती है तो इतनी दूर हो कि उसके उफान के बावजूद भी हमारे टेंट तक उसका पानी ना पहुंचे। समीर जब नदी का पानी देखता है तो बस वो तो जल्दी से अपनी शर्ट उतारता है और उसको रमन को कहता है कि भाई आजा तू भी साथ में। अरे यार, गर्मी तो लग रही है, चाहे मौसम ठंडा हो रहा है, लेकिन ठंडे ठंडे पानी में नहाएंगे। जो नदी थी उसका जो तेज धारा थी बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी, और उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं थी। अब ये रमन और समीर दोनों नदी की तरफ जाते हैं और नहाना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर जो बाकी दोस्त थे वो कैंप वगैरह लगाने की कर रहे थे। सारा आसपास का जो थोड़ी बहुत झाड़ियाँ थी उसको कर रहे थे साइड पे, ताकि कोई कीड़ा मकोड़ा वगैरह ना आ जाए, और बाकी खाने वगैरह की तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद जब समीर डुबकी लगाता है पानी के अंदर, कुछ देर पानी के अंदर रहता है, और जब वो ऊपर करता है, अपना ऊपर आता है, तो वो एक चीज महसूस करता है कि उसके शरीर पर कुछ बाल लगे हुए हैं। बड़े अजीब से बाल, बड़े बड़े बाल। किसी जानवर के बाल तो हो नहीं सकते, यकीनी तौर पर किसी इंसान के बाल लग रहे थे, किसी खास तौर पर किसी लड़की के, फीमेल के। लेकिन वो बड़ा अजीब अपने को करता है महसूस कि भाई ये बाल कहाँ से आ गए, इतने बाल कहाँ से आ गए। अभी समीर ये सोच ही रहा था कि जो रमन जिसने उसके बाद डुबकी लगाई थी वो ऊपर उठता है, और वो भी देखता है कि वो भी समीर देखता है कि उस पर भी कुछ बाल थे। ये दोनों बाल जो है वो साइड पर कर रहे थे, और इनको काफी हैरानी भी हो रही थी कि ये बाल, इतने ज्यादा बाल कैसे आ सकते हैं किसी लड़की के, क्या कि किसी ने कोई अनुष्ठान करके बाल काट के नदी में फेंक के हैं। इस तरीके की चीजों को सोचकर ये अब नदी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि अब इनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वहीं दूसरी ओर थोड़ी सी ठंड भी बढ़ रही थी। जितना इन्होंने सोचा था पानी उससे ज़्यादा ही ठंडा था। अब ये जाते हैं अपने उसी लोकेशन पर जो बिल्कुल पास में ही थी, और अपने जो साफ सुफ करके कपड़े वगैरह डालना शुरू करते हैं। और रमन का एक दोस्त कहता है कि भाई तू ऐसा कर, कुछ बांस ले आ, लकड़ियाँ और लेकर आ, रमन को कहता है। तो रमन कहता है भाई मैं चलता हूँ, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि ये समय कुछ 5-5:30 बजे के आसपास का हो रहा था। अब काले बादलों की वजह से जो दिन है वो जल्दी ढलने लग पड़ा। वहीं दूसरी ओर रमन अब कुछ समय बाद जंगल की ओर जा चुका था। समीर उससे पूछता है कि भाई जंगल में कोई जानवर वगैरह तो नहीं है। दूसरी ओर उसको उसके दोस्त बताते हैं रमन के कि भाई कोई बड़ा जानवर नहीं है, छोटे मोटे जानवर होते हैं, लेकिन हम तो यूज टू होते हैं गाँव के लोग। अभी अब रमन आज बेंगलोर में रहता है, लेकिन उसका सारा बचपन और काफ़ी हद तक उसकी टीनेज भी तो यहीं पर बीती बीती है। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। उसके पास वैसे भी एक डंडा है, टॉर्च है, और बस ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। कुछ देर तक समीर उन दोस्तों के साथ अपने बातें करता रहता है, और बाद में देखता है कि नोटिस करता है कि भाई रमन जो है अभी तक आया नहीं। यार ज़्यादा टाइम नहीं हो गया। अब उसके जो दोस्त हैं पहले तो इस बात को लाइटली लेते हैं कि हाँ यार, मतलब आया नहीं, बस नहीं मिली होगी कोई अच्छी लकड़ी, तो देख रहा होगा, ये बात सोचते हैं। बाकी समीर भी सोचता है कि हाँ भाई होगा, गांव के लोग हैं, इनको ज़्यादा पता। लेकिन जो आधा घंटा था वो 1 घंटे में बदल चुका था, 1 घंटा 1.5 घंटे में बदल चुका था। अब समय हो चुका था 6:30-7 बजे के आसपास का। अब पूरी तरीके से अंधकार छा चुका था। ये अंधकार बादलों की वजह से नहीं था, बल्कि ये अंधकार था सूरज के छिपने की वजह से। जो पहले इलाका काफ़ी सुनसान था, जहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ें जो हल्की हल्की आ रही थी, इनका मन मोह ले रही थी।
वही हम कौवों की आवाज़ें थोड़ा सा इनको डरा भी रही थी, खास तौर पर समीर को, क्योंकि बाकी दोस्तों के लिए तो हो सकता है कि ये आम बात हो। समीर फिर पूछता है कि भाई अब तो काफ़ी समय हो चुका है और रमन हमें नज़र नहीं आ रहा। अरे भाई कोई देख ले, कोई यार कोई शक वाली बात तो नहीं है, कि कोई डर वाली बात तो नहीं है साथ में। अब उसके दोस्त कहते हैं कि यार बात तो ठीक है, ऐसा करते हैं हम उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। अब दूसरा दोस्त है जो शायद अभी भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा था, और वो कह रहा था कि यार तुम सभी के सभी डरपोक हो, कैसी बातें कर रहे हो यार, रमन पुराना खिलाड़ी है भाई। अरे ये जंगल में तुम वैसे ही भाई को, समीर भाई को ये बात कह के डरा रहे हो कि छोटे मोटे जानवर है। अरे भाई यहाँ पर कोई जानवर नहीं है, कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं है यहाँ पे। और दूसरी बात रही रमन की, वो आ जाएगा, चिंता ना करो। अब समीर को शायद इस चीज़ की चिंता हो रही थी, और समीर कहता है कि ऐसा करता हूँ, अगर वो आसपास ही होगा तो मैं ना चले जाऊँ। इस चीज़ को लेकर कुछ मतभेद था दोस्तों में। कुछ कह रहे थे कि नहीं भाई आपको इसका पता नहीं है तो रहने दो। वहीं कुछ कह रहे थे कि हाँ भाई वो इसी बहाने आप जंगल रात को घुमाओगे, टॉर्च तो आपके पास है ही। अब समीर थोड़ी सी हिम्मत करता है, क्योंकि उसको सच में चिंता हो रही थी अपने दोस्त की। इसलिए वो अपनी टॉर्च उठाता है, मोबाइल अपना पकड़ता है और जाना शुरू कर देता है। अब वो उसी डायरेक्शन में जा चुका था जहाँ पर उसका दोस्त रमन गया था। रमन जाता, वो समीर जाता है वहाँ पर, वो इधर उधर देख रहा था, लेकिन रमन की कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीके का रमन का कुछ रमन की कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा था। समीर एक ऊंची सी आवाज़ लगाता है रमन, लेकिन रमन फिर कुछ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब समीर मोबाइल उठाता, मोबाइल उठाकर देखता है तो उसका नेटवर्क पहले काफ़ी डाउन था। कुछ देर तक ट्राई करता है, लेकिन कुछ देर बाद नेटवर्क मिल ही जाता है और रिंग जाने लग पड़ती है। ये काम उसने पहले भी किया था जब वो कैंपिंग के पास थे, तब वो फ़ोन किए जा रहा था लेकिन रमन फ़ोन उठा नहीं रहा था। तब उसके दोस्तों ने कहा था कि भाई हाथ में लकड़ियाँ होगी, अब उसको नहीं पता होगा। और दूसरी चीज़ रमन के बारे में समीर को ये भी पता थी कि जो रमन है वो हमेशा अपना फ़ोन वाइब्रेशन पे रखता है, तो माइट बी पॉसिबल कि उसकी जेब में होगा, उसने लकड़ियाँ उठाई होगी, उसको पता नहीं होगा। अब समीर फ़ोन कर रहा है, रिंग जा रही है, लेकिन रमन फिर से उठा नहीं रहा। कुछ ही दूरी पर एक प्रकाश दिखाई देता है जो जमीन से ऊपर की ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसी चीज गिरी हुई है। जब समीर देखता है वो फोन काटता है। कुछ समय बाद वो लाइट बंद हो जाती है। फिर से समीर रिंग करता है, फिर से वो रिंग चल पड़ती है। ये यकीनी तौर पर रमन का फोन था। अब समीर उस तरफ भागा जाता है। वो देखता है कि उसका फोन पड़ा हुआ और इधर उधर देखता है रात के समय में, लेकिन उसको रमन कभी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसको लगता है कि शायद इनके दोस्तों की बात ठीक है, हो सकता है कि उसकी जेब से फ़ोन गिर गया हो। अब वो फ़ोन करता है अपने उस किसी दोस्त को जो रमन के दोस्त थे, और उनको पूछता है कि भाई रमन आ गया कि नहीं आ गया। तो कहते हैं भाई रमन तो आया नहीं है। तो समीर कहता है कि भाई मुझे उसका फ़ोन मिला है यहाँ पर, और अगर रमन नहीं आया तो फिर रमन कहाँ पे गया, मुझे भाई डर लग रहा है। अब उसके दोस्त कहते हैं कि जल्दी से टॉर्च इधर उधर देखो, कोई खून वगैरह के निशान तो नहीं लगे। जब वो आसपास देखता है टॉर्च लगा के, तो कोई खून का निशान नहीं था, ना ही कदमों के निशान थे। अब उसके दोस्त कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो आप यहाँ पे आओ, जहाँ पर भी हो आप, और उसके बाद हम सभी मिलकर ढूंढने के लिए चलते हैं। समीर को भी अब डर लग रहा था, क्योंकि रात में एक तो जंगल में जहाँ पर कभी समीर आया ही नहीं था, वहीं उसका एक दोस्त जो लापता हो चुका था और उसका मोबाइल जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। तीसरा वो कौवों की आवाज़ जो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। अब समीर रमन का फ़ोन उठाता है, और अचानक से जब वो टॉर्च को थोड़ा सा ऊपर करता है, उसका ध्यान जाता है एक आकृति की ओर। वो देखता है कि काफ़ी दूर एक काले से रंग की दीवार है, जहाँ पर एक आकृति खड़ी है उसके बिल्कुल पास में। वो देखता है कि वो देखने में तो जो कपड़े लग रहे थे वो रमन के कपड़ों जैसे लग रहे थे। वो आवाज़ लगाता है रमन। 3-4 बार आवाज़ लगाने के बावजूद रमन को जैसे कि समीर की आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ रही। वो आवाज़ लगाया जा रहा था कि भाई क्या कर रहा है वहाँ पर, अरे भाई लघु शंका का निवारण कर रहा है। मजाक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन जैसे वहाँ पर रमन नहीं बल्कि रमन का कोई बुत खड़ा था। अब वो धीरे धीरे उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। वो देखता है कि उसने अपना मुंह ऊपर की ओर किया हुआ था, जैसे कि कुछ वो आसमान में देख रहा है। जैसे जैसे वो उसके पास आता जा रहा था, ऐसे लग रहा था कि वो कुछ बड़बड़ाया जा रहा है, बड़बड़ाया जा रहा है। जब वो बिल्कुल उसके पास आ चुका था, वो कहता है कि मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या कुछ किसी का बिगाड़ा था, उन लोगों ने मुझे बड़ी बेरहमी से मारा। ये रमन बोल रहा था।
समीर बिल्कुल क्लियरली सुन रहा था कि रमन क्या बोल रहा है, लेकिन एक डिफरेंस था। जो वो बोल रहा था ना, वो रमन की आवाज नहीं थी, वो किसी औरत की आवाज थी। वो पूछता है कि बताओ कि मेरा क्या कसूर था। समीर अब इतना डर चुका था, वो एक बार झटके से हिलता है, फिर कहता है कि मेरी भाई बात सुन, अगर तू माहौल देखकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा है तो ये मत कर। हाँ मैं डर गया हूँ यार, अब जल्दी से वापस चल, तुझे ढूंढ ढूंढ कर पागल हुए हैं और तू यहाँ पर मजाक करने के मूड में है। लेकिन फिर रमन बोलता है कि क्या तुम ये बताओगे कि मेरा कोई कसूर था। अब जब वो रमन के कंधे पर हाथ लगाता है, अचानक रमन उसकी तरफ पलटता है। वो देखता है कि रमन की आंखें बिल्कुल सफेद थी, जो पॉसिबल ही नहीं था कि कोई इंसान इतनी देर तक आंखें अपनी सफेद करके रखे। चेहरा उसका बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उसकी आवाज और उसकी आंखें बिल्कुल रमन की नहीं थी। समीर उसको जैसे ही देखता है वो डर जाता है और वो फिर से कहता है कि तुम बता नहीं रहे कि क्या मेरा कोई कसूर था। समीर अब जैसे उसकी तरफ देख रहा था, वो जल्दी से मुड़ता है भागने के लिए और वो क्या देखता है कि रमन उसके सामने खड़ा है। वो पीछे मुड़ के देखता है, रमन उसके पीछे नहीं था। यानी इतनी जल्दी रमन कैसे घूम के उसके सामने आ गया। रमन या उसके अंदर जो प्रेत आत्मा थी, वो फिर से वही सवाल कर रही थी कि बताओ मुझे कि क्या मेरा कोई कसूर था। समीर जैसे सन का सन पड़ा हुआ था। वो चाह रहा था हिलने को, लेकिन उससे हिला नहीं जा रहा था। वो कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन उससे बोला नहीं जा रहा था। उसके हाथ उसकी जेब में थे। वो चाह रहा था कि वो मोबाइल को कॉल लगाए और अगर कोई आवाज किसी को सुनाई दे वो उसके पास आ जाए, लेकिन उसमें वो भी हिम्मत नहीं थी। वो रमन या रमन के अंदर जो भी था या थी, वो बार बार पूछे जा रहा था कि बताओ मेरा कोई कसूर था। कुछ समय बाद समीर हल्के से कहता नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं। जैसा ही ये बोलते हैं समीर, रमन उसकी गर्दन पकड़ लेता है। जैसे ही रमन उसकी गर्दन पकड़ता है, ना जाने कैसे समीर में इतनी फुर्ती आ जाती है कि वो उसको हाथ साइड पे करता है और भागता है। अब वो भागता है जितनी जल्दी हो सके। वो भागे जा रहा था उस कैंप की ओर जहां से वो आया था। आंखों में उसकी आंखों आंसू थे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले जिसको उसने देखा था वो देखने में तो रमन लग रहा था, लेकिन वो रमन था नहीं। ये समीर को भली भांति ज्ञात हो चुका था। अब भागते भागते उसको एक कॉल आती है, शायद उसके दोस्त की कॉल थी। वो फोन उठाता है और अचानक से जैसे ही देखने लगता है तो नेटवर्क डाउन हो जाता है और फोन भी डेड हो जाता है। फिर भी जैसे तैसे समीर पहुंच जाता है उस कैंप की ओर। अब जब उसके दोस्त देखते हैं उसको तो वो काफी ज्यादा हड़बड़ाया हुआ था, काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। जल्दी से उसको पानी की छींटे मारे जाते हैं। वो ठंड से जैसे मानो कांपे जा रहा था। कंबल लगाया जाता है। कुछ दोस्तों ने जो है वो आग लगा दी थी आसपास लकड़ियां इकट्ठी करके, उसके पास उसको बिठाया जाता है। लेकिन समीर वो दृश्य भूल कैसे सकता था जो अभी उसने कुछ ही समय पहले देखा था। कुछ दोस्त उसको काफी ज्यादा हिलाकर पूछ रहे थे कि भाई हुआ क्या, बता क्या देख लिया, सब कुछ ठीक तो है। लेकिन वही कुछ जो दोस्त थे बाकी, वो मौके की नजाकत को देखते हुए कह रहे थे कि अभी उसको रिलैक्स करने दो। 15-20 मिनट बीतते हैं। समीर ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देता है और फिर वो बताता है वो सारा वाक्य जो उसके साथ हुआ। जब ये बात उसके दोस्त सुन रहे थे तो वो सन के सन थे। क्या ऐसा सच में हुआ है? और अगर ऐसा सच में हुआ है तो क्या हमें उस जंगल में जाना चाहिए? क्या वो रमन अब है भी या नहीं? और अगर हुआ फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ना हुआ तो? किसी को कुछ समझ आ नहीं रहा था। एक दो जने दोस्त फोन उठाकर देखने की कोशिश करते हैं कि भैया ऐसा करते हैं, किसी को बुलाते हैं, लेकिन नेटवर्क डाउन थे। फिर डिसाइड किया जाता है कि भाई हमारा दोस्त है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको ऐसे ही पीछे छोड़ दें। क्योंकि एक दो दोस्त कह रहे थे कि हमें शहर की तरफ भाग जाना चाहिए और मदद लेके आनी चाहिए, लेकिन अगर उसी बीच रमन को कुछ हो गया, ये दो बाकी जो दोस्त थे उनका भी ख्याल था। अब वो जंगल की तरफ जाना शुरू करते हैं। वो आवाज लगाए जा रहे थे रमन को कि रमन कहाँ पे है, रमन कहाँ पे है, लेकिन इनको रमन कहीं पर नजर ही नहीं आ रहा था। समीर उसको इन सभी दोस्तों को वहां पे लेके जाता है जो दीवार, काली सी दीवार थी। काली सी दीवार के पास रमन का कोई भी निशान नहीं था।
कुछ समय बाद उनको कुछ कराहने की आवाज आती है। वो देखते हैं कि शायद ये आवाज नदी की ओर से आ रही है। ये नदी की तरफ जा रहे थे। जैसे जैसे ये नदी की तरफ बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे वो कराने की आवाज बढ़ती जा रही थी, और एक पॉइंट पे आके बिल्कुल रमन जैसी आवाज उनको सुनाई दे रही थी कि भाई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ, भाई बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। जैसे ही ये नदी के पास जाते हैं, टॉर्चेस वगैरह वहां पे करते हैं, तो देखते हैं कि जो रमन है वो नदी में डूबा जा रहा था। वो हिलने जुलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो डूबा जा रहा था। अब ये देख के उसका एक दोस्त जल्दी से शर्ट उतार कर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन समीर उसको पकड़ लेता है। वो कहता है कि नहीं, मत जा। बाकी दोस्त कहते हैं कि भाई क्या हो गया। समीर कहता है कि मुझे और रमन को बड़ी अच्छे तरीके से तैरना आता है, हम दोनों प्रोफेशनल स्विमर्स हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता जिस तरीके से वो टांग अपने लात पैर सब कुछ हिला रहा है, वो रमन नहीं है। समीर जो शहर में पला बड़ा है ऐसी बात करे, ये तो गांव वालों को हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि गांव वाले समझ सकते थे कि हाँ कुछ है ऐसी बात, और वो ऐसा था भी। देखते ही देखते जो रमन है वो नदी में समाता जाता है, और वो बड़ी अजीब से तरीके से मुस्कुराता है इनकी तरफ देख के। अब इन सबको इस चीज के बारे में भली भांति ज्ञात हो चुका था कि वो रमन नहीं था। क्या वो रमन नहीं था? वो रमन ही था। कुछ सेकंड बाद अचानक से रमन ऊपर आता है और वो नदी की तरफ बहता आता है। जैसे वो नदी के पास आता है, एक दोस्त जाता है, उसको हाथ से पकड़कर खींच कर लेके आता है। रमन बिल्कुल पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। उसको झटके मारे जा रहे थे ऊपर से ताकि अंदर का पानी बाहर निकले, लेकिन रमन बिल्कुल भी हिलजुल नहीं कर रहा था। अचानक से रमन हिलता है, पानी उससे निकलता है, जब वो आंखें खोलता है तो उसकी आंखें वैसे की वैसी सफेद थी। ये देख के तो जो दोस्त उसके आसपास खड़े थे वो अचानक से इधर उधर भागते हैं, और रमन काफी ऊंचा, काफी अजीब से तरीके से भागता हुआ दोबारा पानी के बीच जाता है, और उनके देखते देखते इतनी तेज नदी के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ जाता है और इनको देखकर हंसने लग पड़ता है। जहां पहले समीर ये नजारा देख चुका था, अब उसके बाकी दोस्त भी ये नजारा देख चुके थे, और सब के सब इतना डर चुके थे कि किसी की हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि कोई नदी के उस पार जाए और रमन को पकड़ सके। अगर चले जाता कोई, इसके बावजूद भी क्या रमन पकड़ा जाना था? बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं था रमन पकड़ा जाता, क्योंकि अब वो जो उनको सामने नजर आ रहा था वो शारीरिक रूप में रमन तो था, लेकिन उसके अंदर जो था वो नहीं था। वो अब इनकी तरफ देखकर पागलों की तरह हंसी जा रहा था, और उसकी सफेद आंखें इस बात का इशारा कर रही थी कि कोई बड़ा ही खूंखार प्रेत है जो इसके अंदर है। अब ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, डरे तो हुए थे। फिर सलाह बनाई जाती है कि 2-3 जाने जाएंगे शहर में और लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि अब इनके बस के बात थी नहीं, और बाकी रमन की तरफ देखेंगे। समीर भी उन लोगों में से एक था जो शहर की तरफ जा रहा था। जल्दी से यह जाते हैं, लोगों को बात बताई जाती है, और काफ़ी बड़ा झुंड जो है अब उस जंगल की तरफ रवाना होता है। जब ये झुंड उस जंगल की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि जो बाकी दोस्त थे वो काफ़ी ज़्यादा मायूस बैठे हुए थे। जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि रमन देखते ही देखते हमारी आंखों से ओझल हो गया, अब वो पता नहीं कहाँ पे, उसको फिर से ढूंढना पड़ेगा। फिर से कायबात शुरू होती है उसको ढूंढने की। इधर उधर झुंड बनाकर उसको ढूंढा जाता है। कुछ समय बाद फिर से वो मिलता है। कहाँ मिलता है? वो उस दीवार पर ही बैठा हुआ था, काले रंग की, जहां पर वो पहले मिला था, लेकिन वो कुछ चबाए जा रहा था। कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे उसके पास जाते जा रहे थे तो वो हाथ में कुछ उसने पकड़ा नहीं था, वो उसका हाथ ही था जो चबाया जा रहा था। जब उसके बिल्कुल पास आकर टॉर्च मारी जाती है तो देखा जाता है कि उसकी टांगें सारी फटी हुई थी, उसकी बाजुएं मांस निकला हुआ था, शायद वो खुद को ही चबाया जा रहा था। जैसे ही झुंड देखता है तो रमन काफी अजीब से तरीके से बिहेव करना शुरू कर देता है। गांव का एक बुजुर्ग था, वो उसके पास जाता है और एक धूल जो लेकर आया था, कुछ चरण धूली थी, शायद उनके किसी होंगी देवता की, वो उस पर छिड़कता है तो अचानक से वो काफी ज्यादा तिलमिलाता है, चीखें मारते हुए दीवार से गिरता है। अब लोग उसको पकड़ते हैं। कुछ समय बाद जब वही बुजुर्ग आदमी देखता है उसको, रमन बिल्कुल शांत था। वो दोबारा से राख पकड़ता है, उसके माथे पर मलता है। जैसे ही वो उसके माथे पर मिलता है तो कम से कम 6 या 7 बार वो एक तरह से हिलता है, जैसे किसी को बिजली का शॉक ना लगा हो। हिलता है फिर रुक जाता है, हिलता है फिर रुक जाता है, हिलता है फिर रुक जाता है।
उसके बाद वो बुजुर्ग कहते हैं कि जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हालत उसकी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जगह जगह पर उसके कट लगे हुए थे जो उसने खुद को ही मारे थे। काफ़ी समय उसको ठीक होने में लगा, लेकिन बदकिस्मती ये कि वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। उस दिन के बाद से रमन कभी बोल ही नहीं पाया। वो सुन लेता है, रिएक्ट भी करता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। शायद कुछ ऐसा उसने देखा था कि वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसके बाद जो उसको पोजेशन हुई, शायद ही उसी का नतीजा था। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, क्यों हुआ? क्योंकि बकौल जो ये सभी दोस्त थे, इस जंगल में कुछ ऐसा था नहीं। लेकिन वो काली दीवार क्या थी और उसके पीछे क्या था, ये बाद में पता लगा। दरअसल वो एक गांव था काली दीवार के पीछे, और वहां पर पहले लोग रहते थे, लेकिन अचानक से काफी साल पहले वो लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। और जो वो दीवार थी उसके बिल्कुल पास ही कुछ कब्रें थी। शायद वो उन लोगों का कब्रिस्तान था। और बकौल वो जो बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने बताया था कि इस पर एक प्रेत नहीं बल्कि कई प्रेतों का वास था। क्या रमन ने कुछ बदतमीजी की थी उस दीवार के पास, या शायद पेशाब किया था, ये तो कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बताने के लिए रमन अब उस काबिल रहा ही नहीं। मुझे बेंगलोर वापस आना पड़ा अकेले ही। हमारी 4 साल की मित्रता आज भी मित्र है। मैं कभी कभार रमन को मिलने के लिए जाता हूँ, लेकिन रमन कभी वापस नहीं आ सका। ना ही वो अपनी जॉब में वापस आ सका और ना ही वो अपनी पहले जैसी जिंदगी में। एक छोटा सा टूर जो हमने प्लान किया था, छोटा सा हमने जो कैंपिंग का प्लान किया था, वो इतना डिजास्ट्रस हो जाएगा, वो इतना बुरी तरीके से होगा, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं था। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दिए भाई चैनल को। और अब हम बढ़ते हैं अगले किस्से के ओर। और जो अगला किस्सा है ना भाई, इस पर ना एक फिल्म बन जानी चाहिए। अब ये किस्सा मुझे ना मेरे कज़न ब्रदर ने कहा है, जो मेरे से उम्र में वैसे काफ़ी छोटा है। वो कहता है कि भाई भैया ये ना मुझे किस्सा मतलब आपकी नरेशन में चाहिए। तो मैंने कहा यार भाई छोड़ पड़ा, रहने दे। कहता नहीं भाई मज़ेदार है, क्योंकि वो ना थोड़ा सा स्पेस वगैरह में, टाइम लूप में, टाइम डिल्यूशन में इस तरीके का बड़ा वो रखता, इंटरेस्ट रखता। और ये किस्सा भी कुछ इस तरीके का है कि कोई इंसान क्या गलती से कुछ ऐसी दुनिया में या किसी ऐसे लूप में फंस सकता है जो उसके लिए इतना खतरनाक हो जाए और इतना भयावह हो जाए। किस्सा है सतीश कुमार का। सतीश कुमार को एक लोकेशन पे जाना था जो जॉब करते थे, और वो लोकेशन पे उनकी मीटिंग थी, काफ़ी ज़रूरी मीटिंग थी। लेकिन इतने शॉर्ट नोटिस में उनको ये पता लगा था, उसकी वजह से ये टिकट बुक नहीं करा पाए। वहाँ पर एयरपोर्ट कोई था नहीं कि ऑन द स्पॉट जाते, गाड़ी इनके पास थी नहीं। लेकिन फिर इनको एक दोस्त कहता है, एक नंबर देता है, वो नंबर लगाते हैं और कहते हैं कि भाई इससे तुझे ना तत्काल मिल जाएगी, टिकट अरेंज करा देगा, चिंता मत कर। जब वो टिकट को अरेंज कराते हैं, उससे बात होती है फ़ोन पर, तो फिर वो एक टिकट जो है वो अरेंज करा के भेज देते हैं। जो टिकट का नंबर वगैरह होता है मोबाइल पे भेज देते हैं। क्योंकि ये जो वक्त है, ये समय है, ये तकरीबन 2005 के आसपास का था, तो ऐसा नहीं था कि भाई हम ट्रेन का ट्रैकिंग नंबर देख लेंगे। तो सिर्फ वो जो PNR नंबर था वही उनका एक प्रूफ था कि जिससे पता लगेगा कि इनके पास टिकट है। अब ये देखते हैं, जब सारा उससे पूछते हैं कि भाई कितने बजे की ट्रेन है, वो ट्रेन थी तकरीबन कुछ 12 बजे के आसपास की। ये गांव में रहते थे, तो इन्होंने सोचा कि भाई अब रात के समय में मुझे क्या कन्वींस मिलेगी, तो रात के समय में बाइक पर जाना भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो डेंजरस हो सकता है। तो ये शाम के समय में ही स्टेशन पर अपनी बाइक लगाते हैं और इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं ट्रेन का। ये जैसे जैसे समय पास आता जा रहा था, ये तो देख रहे थे कि जो ट्रेन है उसकी तो कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हो रही। हालांकि ये सफ़र इन्होंने ट्रेन पर काफ़ी कम किया था, तो इनको इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई हो सकता है कि अनाउंसमेंट ना करनी हो, कोई स्पेशल ट्रेन हो या कुछ हो। फिर भी ये पूछताछ विभाग में जाते हैं और ये PNR नंबर देकर कहते हैं कि सर देखना, जो ये ट्रेन है कितने बजे तक बिल्कुल सही समय पर है। लेकिन जब ये स्टेशन जो होता है, वो पूछताछ विभाग वाला जब वो नंबर एंटर करता है, तो कहता है कि भाई इस नंबर की कोई ट्रेन नहीं है, ना कोई PNR नंबर है यहाँ पे। तो ये कहते हैं कि भाई इतने बजे ट्रेन आनी है, तो कहते हैं इस नंबर से कोई ट्रेन नहीं आएगी। ये कह के वो उठ जाता है। आपको पता ही है सर्विस का। तो ये सोचते हैं कि भाई ये क्या हुआ। फिर भी ये जाते हैं, बेंच पर बैठते हैं और समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद एक आदमी आकर बैठता है
ये उससे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने कहाँ जाना, तो वो भी बताता है कि इतने बजे उसकी ट्रेन आनी है। इनको कुछ तसल्ली होती है कि भाई शुक्र है, यानी मैं ठीक हूँ। पता नहीं वो पूछता भी पागल पागल था। फिर वो बातों बातों से पूछते हैं कि आपने टिकट कहाँ से बुक कराई, और उनको पता लगता है कि मैंने जो टिकट बुक कराई है इस नंबर से कराई है। ये अपने डायल में देखते हैं, वो नंबर सेम होता है। जो कुछ समय पहले इनकी चिंता खत्म हो चुकी थी, अब फिर से वो चिंता दोबारा इनको हो जाती है। ये सोचते हैं कि भाई अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछूं या ना पूछूं। ये फिर उसको उस नंबर पर डायल कर कर कहते हैं कि भाई इस नंबर की कोई ट्रेन नहीं है, लेकिन वहाँ से जो आदमी बोलता है वो कहता है कि मैंने आपको कहा है ना कि ट्रेन मिल जाएगी, आप निश्चिंत होकर बैठिए, वेट कीजिए। और होता भी वैसे ही है। जो वो ट्रेन है वो बिल्कुल सही समय पर आ जाती है। लेकिन ये एक चीज़ नोट करते हैं कि जो ट्रेन के अंदर जाते हैं वहाँ पर जो लोग हैं सारे मतलब सो रहे हैं, कोई भी जाग ही नहीं रहा। यूजुअली होता कई लोग जागे होते हैं, हालांकि ये स्लीपर क्लास थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद सभी के सभी चादर ओढ़ कर सो रहे हैं। अब ये अपनी सीट पर बैठते हैं। 10 मिनट बाद जब ये पर्दा जो है साइड पर हटाते हैं तो देखते हैं कि आसपास का तो सारे का सारा सिस्टम ही चेंज हुआ हुआ। मतलब कि कैसे? ऐसे कि जो पहले स्टेशन था जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी, अब ये बिल्कुल जो स्टेशन है बिल्कुल सुनसान है और इस स्टेशन पे कोई और है। अब ये देखते हैं कि भाई ट्रेन तो चली नहीं है, ट्रेन के चलने की तो कोई आवाज़ ही नहीं आई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? ये नीचे उतर के देखते हैं, वहाँ पर जो स्टेशन था वहाँ पर बिल्कुल सुनसान था और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ट्रेन चली है। लेकिन फिर से जो ट्रेन है वो हॉर्न बजाती है और ये जल्दी से चढ़ जाते हैं। और जो दूसरा यात्री था जो इनके पास था वो किसी दूसरे बोगी में बैठा था। अब कुछ समय तो ये वेट करते हैं, फिर से इनको ऐसा लगता है कि कोई स्टेशन है शायद। जब ये देखते हैं तो ट्रेन इनको ऐसा लगता है वहीं की वहीं खड़ी है, लेकिन स्टेशन तो चेंज है बिल्कुल। इनको कुछ अजीब सा लगता है। ये मोबाइल निकाल के देखते हैं, नेटवर्क बिल्कुल नहीं होता। आसपास उस स्टेशन के कोई नाम भी नहीं लिखा और ना ही कोई इंसान। हालांकि समय तो काफ़ी हो गया था, लेकिन कोई ना कोई तो होता ही है। अब ये जल्दी से ट्रेन पर चढ़ते हैं और ढूंढना शुरू करते हैं उस आदमी को। जैसे जैसे ये बोगियों में जाते जा रहे थे, ये एक चीज़ नोट करते जा रहे थे कि एक बोगी खाली है, एक बोगी में लोग हैं, और ये नंबर ऑलमोस्ट सेम था। एक बोगी खाली, एक बोगी में 15 लोग, एक बोगी खाली, एक बोगी में 15 लोग। ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो उस बोगी पर पहुंचते हैं जहां पर इनको लगा था कि आदमी चढ़ा है, वहां पर कोई आदमी नहीं होता। और जब ये नीचे उतर के देखते हैं तो वहां पर देखते हैं कि दो पुलिस वाले एक आदमी को गिरेबान से पकड़कर लेकर आ रहे हैं वापस। जब वो आदमी पास आता है तो वो देखते हैं कि वो वही आदमी है जो काफी डरा सहमा हुआ था और उसको कह रहे थे कि तू चेन खींच रहा था, तुझे पता ना कितना फाइन है, दोबारा से मत खींचना। ये उससे बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हुआ, लेकिन वो इतना डरा हुआ था, कुछ बोल नहीं रहा था। अब इनको इस चीज का आभास हो चुका था कि कुछ गलत हो रहा है। इनकी आंखों में आंसू आ चुके थे कि भाई कुछ ना कुछ गलत है, मुझे इस ट्रेन से उतरना होगा। ये जल्दी से अपनी बोगी में जाते हैं। एक चीज नोट करते हैं कि कुछ बोगियां जो पहले भरी हुई थी, अब स्टेशन आने के बाद वो खाली थी, और जो भरी हुई थी उसमें ठीक उतने ही आदमी थे जितने पहले थे। उतनी ही बोगियां छोड़कर वैसे ही सो रहे थे जैसे पहले सो रहे थे। ये जल्दी से अपना सामान पकड़ते हैं और नीचे की तरफ उतरते हैं। जब ये नीचे उतरते हैं तो ये देखते हैं कि फिर से एक स्टेशन पर है। स्टेशन बिल्कुल सुनसान है। ये अब डिसाइड करते हैं कि ये इस बार ट्रेन पर नहीं चढ़ेंगे। ये देखते हैं कि क्या होगा। इनको पता था कि ट्रेन तो चलेगी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि ट्रेन वहीं पर रुकी है और स्टेशन चेंज होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये चांस लेते हैं। ट्रेन का हॉर्न बजता है। ये बस ट्रेन की दूसरी तरफ मुंह कर कर खड़े थे, लेकिन कुछ समय बाद ये मुंह कर कर देखते हैं ट्रेन की तरफ तो ट्रेन गायब हो चुकी थी। अब ये और डर चुके थे। ये हड़बड़ाहट में स्टेशन से बाहर आते और वहां पर देखते हैं कि बस लगी थी। ये बस के अंदर जाते हैं, लेकिन फिर से हैरान हो जाते हैं क्योंकि बस में 15 लोग थे और वो भी ऐसे ही सो रहे थे जैसे स्टेशन में, जैसे वो ट्रेन में। हाँ, वो बैठकर सो रहे थे। अब तो मानो ये रोने ही लग पड़े थे। ये कह रहे थे कि भाई मुझे नहीं कुछ समझ में आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कुछ नहीं। वो बस चल पड़ती है। कुछ समय बाद वहां पर 15 के 15 जाने उतर जाते हैं, लेकिन जब मैं उतरने लगता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे ट्रेन की आवाज आ रही है। वही ट्रेन दोबारा से सामने खड़ी हुई थी। अचानक से कोई हाथ आता जो मुझे पीछे से गिरेबान से पकड़ता। मैं देखता हूँ ये वही दो पुलिस वाले हैं।
वो मुझे घड़ीस कर लेकर जा रहे थे उस ट्रेन की तरफ। वो कह रहे थे कि दोबारा से ट्रेन खींची तो बहुत मारेंगे। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, जैसे मैं जिंदा लाश बन चुका था और बस मैं चलता जा रहा था, क्योंकि जो अब ये मेरे साथ हो रहा था ये कुछ या कहें कि बहुत अजीब था। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि कब हमारा स्टेशन आएगा और हमारे जो बोगी की सवारियां उतरेंगी। रोता जा रहा था, इंतज़ार करता जा रहा था, रोता जा रहा था, इंतज़ार करता जा रहा था। फिर एक स्टेशन पे जब बाकी सवारियां उठने लग पड़ी, सबके चेहरे तो नॉर्मल थे लेकिन ऐसे जैसे रोबोट हो। जब वो उतरते हैं और मैं बाहर जब पैर रखता हूं तो दुनिया ही चेंज हुई थी। मैं देख रहा हूं कि सुबह हो चुकी थी, अभी कुछ ही पहले तो रात हुई थी। यहाँ पर काफी भीड़ थी। मैं उतर के देखता हूँ कि वो लोग कहाँ पे गए। मुझे उनमें से कोई भी नजर नहीं आया। मैं जल्दी से जाता हूँ बाहर और वहां पर मैं वॉश बेसिन से अपने पानी की छींटें मारता हूँ और मैं डाइजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ कि क्या सच में ये मेरे साथ हुआ है। कुछ समय बाद वहां पर ट्रेन नहीं थी। वो आदमी भी दोबारा मुझे नजर नहीं आया जो मेरे साथ बैठा था। अब मैं काफी ज्यादा गुस्से में था। मैं जल्दी से अपने दोस्त को फोन लगाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई कौन सा नंबर दिया, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। पहले मेरा दोस्त काफी हंसता है कि भाई मेरा बना रहा है, लेकिन जब मैं काफी सीरियसली बात कर रहा था उससे तो उसको भी इस चीज का अंदाजा होता है और कहता है कि रुक मैं उसको फोन करता हूँ। कुछ समय बाद उसका फोन होता है। कहता है भाई मुझे तो कोई फोन आया ही नहीं, जो ये डीलर है कह रहा है। कहता है भाई मैंने फोन किया था। वो कहता भाई ध्यान से चेक कर। अब वो मैं मैसेज देखता हूँ, उस पर नंबर पढ़ता हूँ। बाद में फिर मैं जो डायल नंबर पे जाता हूँ वहां पर 3 अक्षरों का फर्क था। शायद मैंने गलती से कोई और नंबर डायल कर दिया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती से कोई नंबर डायल किया और वहां पर मुझे एक ट्रेन की बुकिंग मिली। और वो ट्रेन, क्या ट्रेन थी वो? क्या वो भूतिया ट्रेन थी? क्या वो किसी टाइम लूप में फंसी हुई ट्रेन थी? क्या था मुझे नहीं पता। मैं अपने दोस्त को फोन करके फिर से सारी बात बताता हूँ। उसको पता है कि भाई मैं दारू वगैरह पीता नहीं हूँ, एक सिंसियर इंसान हूँ, मैं मजाक में ऐसी बात कर नहीं सकता। अब कोई इस बात को माने ना माने लेकिन ये मेरे साथ हुआ है। ऐसे किस्से मैंने काफी रेयर सुने हैं। अब आपको थोड़ा सा पता लग गया होगा कि मैं अपने कजन ब्रदर को क्यों कह रहा था कि यार छोड़ पर रहने, क्योंकि ये सर खुजलाने वाला वाक्य है, इसमें कोई दो राय नहीं, असलियत है कांट से। वो कह रहा था कि भाई मैंने कहीं से, मतलब मुझे पढ़ा था मैंने कहीं से, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। मैं चाहता हूँ कि आप भाई नरेट करो। तो उसकी फरमाइश को पूरा किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से भी कई लोगों को ये पसंद आया होगा। और इस किस्से के तौर पर, इस किस्से में तो मैं भाई यही कहूँगा कि आप इसको एज अ एंटरटेनमेंट के तौर पर ही लीजिए, क्योंकि भाई फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता नहीं हो सकता। हाँ, एंटरटेनमेंट के तौर पर तो मज़ा आता है, जब हम इसको विजुलाइज कर रहे होते हैं तो उसका मज़ा आता है। तो भाई अब फरमाइश थी मेरे कज़न ब्रदर की तो फिर मुझे ऐड करना पड़ा, नहीं तो वो मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर लेता। और घर के बंदे चैनल अनसब्सक्राइब करें ना, बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, तो समझ सकते हैं भैया। आई होप जो आज के किस्से हैं आपको पसंद आए होंगे। पहला तो भाई बहुत डरावना था, मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग पर्सनली बड़ा मजा आया। आपको कैसे लगे हैं किस्से? दोनों में कौन सा किस्सा ज़्यादा पसंद आया वो आप ज़रूर बताइएगा। और अभी कुछ जो कमेंट्स हैं मैं 1-2 दिन विराम लगाऊंगा उनको, कमेंट सेक्शन वाला जो सेगमेंट है, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ कोई यूट्यूब का एल्गोरिथम है, मैं उसको थोड़ा सा टेस्ट कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा सा विराम देना पड़ेगा, लेकिन जल्दी शुरू करेंगे। और नेक्स्ट मंथ कुछ नया करने की सोच रहा हूँ, तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या चीज़ हो सकती है। अगर वो हुई तो फिर आज तक वो भी पहली बार ही हुआ होगा यूट्यूब पे, मतलब कि हॉरर जॉनर में। एक तो डेली वीडियोस वाला काम तो हो गया ना, लेकिन वो हॉरर जॉनर में पहली बार होगा। तो लेट्स सी कि अगर वो हो पाता है। आई एम जस्ट ट्राइंग, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर हो पाता है तो फिर मज़ेदार होगा, आप सबको मज़ा आने वाला है, मतलब आप कहेंगे कि भाई मज़ा आ गया जो आपने किया है ना। तो आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। और भाई जाते जाते जरूर चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और लाइक शेयर कमेंट इज मैंडेटरी। यहीं पर ख़त्म करते हैं आज का एपिसोड। जल्दी से मिलेंगे नए एपिसोड में नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। मौसम चेंज होने वाला है, इसकी वजह से काफ़ी बीमारियां होती हैं,
बचकर रहिएगा और दुआ कीजिए कि मेरा भी कोई गला वगैरह ख़राब ना हो, ताकि जो ये दिल्ली का सफ़र चल रहा है वो चलता रहे। सो आई होप ऑल इज़ वेल टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।